हाय स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ सीए इंटर सितंबर 25 अटेम्प्ट के लिए लास्ट 30 डेज एग्जाम स्ट्रेटेजी एंड स्मार्ट रिवीजन प्लस स्कोरिंग टिप्स। यानी जो 30 डेज बचे हुए हैं उसका किस तरीके से इफेक्टिव यूज करें जिससे कि आप मैक्सिमम मार्क्स ला सको। कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, कौन से चैप्टर छोड़ने हैं, किस पैटर्न में स्टडी करनी है, कितना टाइम अलोकेट करना है, चैप्टर्स का प्रायोरिटी क्या होगी, ये सारी की सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, अपने दोस्तों को शेयर करें, साथ ही बीएसआई का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा कर रखें जिससे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी आप लोगों के साथ में शेयर की जा सके। तो सबसे पहले तो आपको जो ध्यान रखना है कि आप जो है केवल पासिंग पे ध्यान नहीं रखें, आप फोकस रखें कि किस तरीके से एवरेज प्लस मार्क्स लाए जा सकें। तो ये जो सीए इंटरमीडिएट क्लियर करना केवल हर सब्जेक्ट में 40 मार्क्स के बेसिस पे काम नहीं चलेगा। यानी आपको एग्रीगेट मेंटेन करने के लिए कुछ सब्जेक्ट जो इजी हैं उस पर इतना फोकस करना पड़ेगा कि एग्रीगेट वहाँ से बन जाए और बाकी सब्जेक्ट में अगर अपने एवरेज मार्क्स आ जाएं तो भी अपना दिक्कत नहीं आएगी। जैसे अपन ग्रुप फर्स्ट की बात करें इंटरमीडिएट में, तो अकाउंट्स में आप 70 प्लस का टारगेट बना सकते हैं। लो और जो लो है उसमें आप अराउंड 60 मार्क्स के आसपास का टारगेट बना सकते हैं। टैक्सेशन में आप 60 मार्क्स के आसपास का टारगेट बना सकते हैं। तो ये टारगेट आप फर्स्ट ग्रुप में बना सकते हो। सेकेंड ग्रुप में जो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग है उसमें आप 70 प्लस का टारगेट ले सकते हो। ऑडिटिंग में अराउंड 60 का ले सकते हो। एफएमएसएम में लगभग 65-70 का ले सकते हो। तो इस तरीके से बैलेंस स्टडी करना आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगी। इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो आप मटेरियल काम में लोगे वो आईसीआई का स्टडी मटेरियल काम में लो। आप लोगों ने अगर बहुत सारा क्वेश्चन इकट्ठा कर रखा है, क्वेश्चन बैंक इकट्ठे कर रखे हैं, कंसेप्ट नोट्स इकट्ठे कर रखे हैं, सब में नोट्स इकट्ठे कर रखे हैं, आरटीपीएम जो सेशन काफ़ी इकट्ठे कर रखे हैं और स्टडी मटेरियल भी है, तो सारे मटेरियल बाद में है, पहले आईसीआई का स्टडी मटेरियल है। यानी पहली प्रायोरिटी पे आईसीआई का स्टडी मटेरियल करो और आईसीआई का स्टडी मटेरियल करने के बाद में आपको टाइम मिलता है तो बाकी दूसरी चीज देख सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं कि आप रेफरेंस बुक देख ली, आरटीपीएम जो सेशन देख लिया और लास्ट में स्टडी मटेरियल रह गया, वो चीज बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। और अब जो ये जो बचा हुआ टाइम है, इस टाइम में आप 100% एक एक लाइन नहीं पढ़ सकते, एक एक क्वेश्चन सोल्व नहीं कर सकते। तो इसमें आप लोगों को क्या करना है कि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में जो आपने स्टडी मटेरियल पढ़े हैं उसमें मेन चीज़ों को आपने अंडरलाइन कर रखा है, उन अंडरलाइन करी हुई चीज़ों को आपको थोड़ा सा ढंग से तैयार करना है। तो जब आप अंडरलाइन करी हुई चीज़ों को ढंग से तैयार कर लोगे तो बाकी सब चीज़ आप लोगों के लिए ओके हो जाएगी। और जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप लोगों ने कर रखे हैं, हर क्वेश्चन में जो स्पेशल आइडेंटिफाइड पॉइंट कर रखे हैं कि इसमें कौन कौन सी प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हैं, तो वो चीज़ें कर लोगे तो भी आपका पर्पज सोल्व हो जाएगा। और ये जो अब लास्ट टाइम होता है तो बहुत सारे लोग रिवीजन क्लासेज, मैराथन और इस तरीके की बहुत सारी चीज़ करते हैं। इन सब के चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी अगर मान लीजिए कोई 1 शॉट रिवीजन कराता है, कोई मैराथन कराता है, रिवीजन क्लास कराता है, सिंपल जी बात है कि उसमें ऊपर ऊपर की चीज़ बताएगा और ऊपर ऊपर की चीज़ तो वैसे भी आप लोगों को आती है। मेन चीज़ है कि जहाँ प्रॉब्लमेटिक एरिया है उस चीज़ को हमारे को ध्यान देने का जरूरत है। तो इस समय आपको वो चीज़ें पढ़नी है जिन जिन चीज़ों को आपने बिल्कुल अंडरलाइन कर रखा है कि ये मेरे को पढ़ना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे निशान लगा रखा है वो पढ़ना है, किसी क्वेश्चन में कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो उनको देखना है। ये सारा का सारा टाइम है उस चीज़ों को पढ़ने का है। इसके अलावा आपको जो स्मार्ट स्टडी करनी है, यानी कुल मिला के जो एबीसी एनालिसिस आपको बताया है, पहले तो प्रायोरिटी एबीसी एनालिसिस के हिसाब से होनी चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि एबीसी में कोई चैप्टर आपको टफ लग रहा है तो उस चीज को अवॉइड करके आगे बढ़ जाएं। कुल मिला के ये जो टाइम है उस समय इजी से टफ स्टडी करना है। वैसे तो बीएसआई ने जो एबीसी एनालिसिस कर रखा है उस एबीसी एनालिसिस में इजी चैप्टर पहले एक कैटेगरी में रखे हुए हैं, उसके बाद मॉडरेट रखे हुए हैं, लास्ट में टफ चैप्टर रखे हुए हैं। तो आप एबीसी के हिसाब से वर्किंग कर सकते हैं। लेकिन एबीसी में कई बार कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि यार मेरा एक कैटेगरी के किसी चैप्टर में प्रॉब्लम है, मेरा ढंग से नहीं हो रहा, कंसेप्ट वीक है, तो उसमें अटकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो एक कैटेगरी में है इसलिए अटकने की जरूरत नहीं है। आप उसको स्किप करके आगे बढ़ जाओ। आपको लगता है यार सी कैटेगरी का एक चैप्टर मेरे को बहुत अच्छा आता है, कुल मिला के उसको भी करो। जो चीज आता है उसको करो, यानी इजी से टफ की तरफ आपको मूव करना है।
तो हर सब्जेक्ट में आइडेंटिफाई कर लो आप लोगों की अभी तक की जो प्रिपरेशन है उसके बेसिस पे कि भाई मेरे को सबसे कम टाइम में कौन सा चैप्टर हो सकता है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दे दो, उसके बाद सेकंड नंबर पे कौन सा होता है उसको सेकंड प्रायोरिटी दे दो। इजी से टफ यानी कम टाइम लगने वाले चैप्टर से लेकर ज़्यादा टाइम लगने वाले चैप्टर की तरफ आपको रिवीजन का मूवमेंट करना है, चाहे कोई सा सब्जेक्ट हो, तो उससे आप लोगों को मेजर बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा कोशिश करो कि बोथ ग्रुप अटेम्प्ट किया जाए, क्योंकि बोथ ग्रुप अटेम्प्ट करने में कई फायदे हैं। एक तो एग्रीगेट का बेनिफिट मिल जाता है, कई बार पता चलता है कि आपने पहला ग्रुप दिया, पहले ग्रुप के पेपर टफ आ गए, एग्रीगेट नहीं बना, पता चला ग्रुप ही रह गया, और हो सकता है कि सेकंड ग्रुप ईजी आ जाए तो सेकंड ग्रुप के चक्कर में फर्स्ट ग्रुप भी हो जाए। तो ये एग्रीगेशन का बेनिफिट बोथ ग्रुप में मिलता है। दूसरा जो वैल्यू होता है सीए बनने के बाद में वो दोनों ग्रुप वाले का ज़्यादा होता है, एक ग्रुप वाले का जो है वो कम होता है। और दूसरी प्रॉब्लम क्या होता है कि जैसे आपने एक ग्रुप दिया और रिजल्ट तक वेट करोगे, उसके बाद आपको 2 महीने का टाइम मिलेगा, तो फर्स्ट टाइम में पूरा टाइम मिलता है, सेकंड टाइम में टाइम कम मिलता है, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसलिए आप जो है तैयारी जो है दोनों ग्रुपों में करो और डेली कुछ राइटिंग प्रैक्टिस कर लो। बहुत ज़्यादा लिखने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन थ्योरी में कोशिश करो कि 10-1 मिनट लग के और ज़्यादा लिखने की स्पीड बढ़ाने की कोशिश करो। केवल 10 मिनट, बहुत ज़्यादा टाइम डिवोट करने की जरूरत नहीं है उसमें। इसके अलावा आप जो है डिस्ट्रक्शन से दूर रहें, यानी आप अपने डिस्ट्रक्शन को हटाना पड़ेगा और अपनी प्रोडक्टिविटी को ट्रैक करना पड़ेगा। यानी जो डिस्ट्रक्शन प्रेजेंट टाइम पर चल रहा है, एक तो सबसे बड़ा सोशल मीडिया है, दूसरा मोबाइल है जो आपका सबसे बड़ा टाइम किलर है। इसमें आप अदर देन जो आपका जो स्टडी से रिलेटेड मैटर है उसके अलावा दूसरे मैटर भी देख सकते हो, और स्टडी में भी जो मैराथन रिवीजन क्लासेस बहुत सारे लोग आपको कंफ्यूज करेंगे, तो वो कन्फ्यूजन से आपको दूर रहना है। यानी आप मोबाइल को आप स्विच ऑफ रखें, स्विच ऑफ रखकर और फिर बाकी टाइम आप स्टडी के लिए निकालें। यानी आपका 15 आवर्स का या 14 से 15 आवर का इफेक्टिव स्टडी आवर होना चाहिए और सिटिंग आवर होना चाहिए आपका 16 आवर्स का टाइम। और स्टडी ट्रैक करने के लिए आपको ये टारगेट रखना है कि आज डिसाइड कर लिया कि मेरे को आज ये चैप्टर इतना पढ़ना है, इसका इतना पार्ट पढ़ना है, इतने घंटे में पढ़ना है, तो हर घंटे बाद ट्रैक कर लो कि उतना पार्ट हुआ कि नहीं हुआ। तो ये ट्रैकिंग आप चीज़ बनाओगे तो उसमें आप लोगों को ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो कुल मिला के आप अपना डिसिप्लिन मेंटेन करें और अपना इमोशनल मोटिवेशन आप खुद रखेंगे। भाई आप लोगों ने खुद ने चूज किया है, आपकी फैमिली का प्राइड, आपका ड्रीम सीए बनने का, ये सब चीज़ें इसके साथ में अटैच है। इसलिए आप पुराने गिल्ट को या टाइम खराब किया उसको गिल्ट नहीं रखें और अब बाकी बिल्कुल फ्रेश होकर आप स्टडी करें, पुरानी चीज़ें भूल जाएं, क्योंकि पुरानी चीज़ों को लेके बैठे रहेंगे तो पर्पज़ अब सोल्व नहीं होगा। तो आप तो जो है फुल्ली कमिटमेंट दो बचे हुए टाइम का 30 डेज का, और रिजल्ट जो है ये आपको चेंज कर देगा कंप्लीट बिल्कुल। और अब जो प्लानिंग जो आपको रखनी है उसमें आप क्या करो कि 30 डेज का टाइम बचा हुआ है, तो फर्स्ट 20 डेज में आप 6 सब्जेक्ट को एक बार रिवाइज कर दो। अब 3-3 दिन का टाइम आपको रिवाइज करने के लिए मिलेगा। इसके बाद आपके पास 2 डेज का टाइम एक्स्ट्रा मिलेगा। तो इस 2 डेज के टाइम में आपको क्या करना है, इस 2 डेज के टाइम में आप कोई वीक एरिया रह गया कोई सब्जेक्ट का तो उसको पूरा कर लें। इसके बाद में 10 दिन का टाइम बचेगा, उसमें 4 दिन एडवांस अकाउंट को पढ़ने के लिए छोड़ दें, और बाकी जो 5 डेज का टाइम है इसमें 5 सब्जेक्ट्स को जो है एक दिन में आप रिवाइज कर लें। ये आपको प्लान लेके चलना है। तो इस प्लानिंग से करोगे तो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा।